दूसरे विश्व युद्ध की राख से जब दुनिया उठ रही थी, तब अमेरिका ने अपने साम्राज्यवादी पंजे फैलाने शुरू कर दी। यूरोप को मार्शल प्लान के नाम पर कर्ज और शर्तों की जंजीरों से बांधा गया। जापान को सैन्य अड्डों में बदल दिया गया और पूरी दुनिया को डॉलर की रस्सी से बांधने की कोशिश की। यह वही समय था जब अमेरिका ने खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताया, लेकिन असल में वह पूंजी और हथियारों का व्यापारी बन चुका था। युद्ध के बाद की दुनिया में अमेरिका ने अपने को सूर्य की तरह प्रस्तुत किया, लेकिन यह सूर्य प्रकाश नहीं, धौंस और धमकी की किरणें बिखेर रहा था। सोवियत संघ के तहत उसकी ताकत को चुनौती मिलती थी, लेकिन 1990 में जब सोवियत संघ ढह गया, तब अमेरिका का घमंड आसमान छूने लगा। एक ध्रुवीय विश्व में उसने खुद को धरती का मालिक घोषित कर दिया। लोकतंत्र और मानव अधिकार के नाम पर उसने अपनी धौंस जमाई और हर जगह अपनी सेना और कंपनियों को घुसा दिया। यहीं पर जेएनयू के प्राध्यापक अमित सिंह का तर्क गूंजता है। सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका ने लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर साम्राज्यवाद का असली चेहरा दिखाया। देखिए, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, ट्रंप ने अपने सेकंड टेन्योर में एक अनसोफिस्टिकेटेड डिप्लोमेसी की शुरुआत की है और उसी के चलते उनका जो मन आता है वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। सुबह बोलते हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए और शाम होते ही वो किसी ना किसी देश में या तो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब गिरा देते हैं, जो ईरान में हम लोगों ने देखा, या अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस प्रकार से उठाकर वो ले आए और अब उन पे मुकदमा चलाया जाएगा। तो एक अनसोफिस्टिकेटेड डिप्लोमेसी की शुरुआत हुई है, क्योंकि उन्होंने कल जिस तरह से बोला कि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कम कर रहा है और ऐसा मोदी ने मुझे खुश करने के लिए किया, और अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका आपकी तरफ हो तो आप मुझे लगातार खुश करते रहिए। तो मुझे लगता है ट्रंप एक तरह के मुगालते में जीते हैं और अभी भी उनको लगता है कि पूरा विश्व अमेरिका की चौधराहट पर चलता है। रही बात भारत के ऑयल इंपोर्ट की, जो रशिया से होता है, वो कुछ समय पहले थोड़ा बहुत कम हुआ था, लेकिन उसके पीछे लॉजिस्टिकल इशू थे। लेकिन अगर आप नवंबर और दिसंबर 2025 का डेटा देखें तो आपको पता चलेगा कि तेल आयात रशिया से कम नहीं हुआ है, बल्कि थोड़ा बड़ा ही है। लेकिन ट्रंप को तो बोलने की आदत है और वो एक मुगालते में जीते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने लिए एक नया अवार्ड भी बनवा लिया। फीफा ने पहली बार पीस प्राइज़ दिया, जो कि ट्रंप को मिला। 1991 में जॉर्ज बुश सीनियर ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया। इराक के तेल कुओं से दूर रखने के लिए युद्ध छेड़ा गया। मीडिया में इसे न्याय का युद्ध बताया गया, लेकिन असल में यह अमेरिकी तेल कंपनियों का खेल था। कुछ न्यूज चैनल ने इसे लाइव युद्ध बना दिया। दुनिया ने पहली बार देखा कि कैसे मीडिया युद्ध को मनोरंजन बना सकता है। इराक की जनता तबाह हुई, लेकिन अमेरिकी कंपनियों ने अरबों डॉलर कमाए। जेएनयू के अमित सिंह का तर्क फिर आता है, गल्फ वार लोकतंत्र की रक्षा नहीं था, यह तेल की लूट का पहला टीवी शो था। तो मुझे लगता है एक अनसोफिस्टिकेटेड डिप्लोमेसी की शुरुआत है जो ट्रंप ने की है, लेकिन उनके इस मुगालते की वजह से पूरी विश्व में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है और जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप के इस रवैये से पूरा मुल्क नहीं बल्कि अमेरिका के लोग भी परेशान हैं और आने वाले दिनों में अमेरिका की राजनीति में ये चीज़ें साफ तौर पर नज़र आएगी। रही बात वेनेजुएला की अगर करें, तो वेनेजुएला के माध्यम से अमेरिका जो है या ट्रंप है, वो पूरे के पूरे लैटिन अमेरिका के जो रेयर अर्थ के डिपॉजिट्स हैं या फिर जो तेल के संसाधन हैं या रेयर अर्थ पे जो चाइना का वर्चस्व है, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है और उन पे अपना खुद का कब्ज़ा करना चाहता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रकार का दबाव डाला जा सके और अमेरिका, जो कि पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसका वर्चस्व ख़त्म हो गया था, अब उसी को दोबारा पाने की चाहत है। लेकिन मुझे लगता है अमेरिका को या ट्रंप को थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। 2001 में 9/11 हुआ। अमेरिका ने इसे अफगानिस्तान और इराक पर
हमला करने का बहाना बनाया। अफगानिस्तान ने आतंकवाद विरोध शुरू किया। इराक में कहा गया सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। बाद में साबित हुआ कुछ भी नहीं था, लेकिन तब तक इराक खंडहर बन चुका था। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हुए और अमेरिकी हथियार कंपनियों ने अरबों डॉलर कमाए। एक बार फिर वहीं तर WMD का झूठ अमेरिकी साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा सबूत है। सच गायब, झूठ से युद्ध। पुरानी अमेरिका की पॉलिसी थी कैरेट एंड स्टिक कि आप तेल कम कीजिए, हम टैरिफ कम कर देंगे। आप तेल अगर ज़्यादा लेंगे रशिया से, हम टैरिफ बढ़ा देंगे। तो अब उनको ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज ये बदलता हुआ विश्व है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धाक है और उसी के माध्यम से भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अब नैरेटिव सेटिंग या एजेंडा सेटिंग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत करता है, ना कि अमेरिका। इसलिए अमेरिका को चाहिए कि वो भारत को साथ लेकर चले और उनको बराबरी का दर्जा दे या दोस्ताना रवैया अख्तियार करे, ना कि इस तरह से कि मुझे खुश करोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो आपके ऊपर मैं टैरिफ इम्पोज करूंगा। तो इस तरह की अनसोफिस्टिकेटेड डिप्लोमेसी को अमेरिका को छोड़ना चाहिए, ये मेरा मानना है। इराक की सभ्यता को बमों से मिटा दिया गया। अफगानिस्तान को आतंकवाद विरोधी युद्ध के नाम पर दशकों तक जलाया गया। स्कूल, अस्पताल, मस्जिदें सब खंडहर बन गए। तालिबान को खत्म करने निकले थे, लेकिन तालिबान और मजबूत होकर लौट आए। अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन जनता को सिर्फ मौत और तबाही मिली। अफगानिस्तान में अमेरिका ने लोकतंत्र नहीं पहुंचाया, उसने सिर्फ कब्रिस्तान बनाया। आज अमेरिका वेनेजुएला पर नजर गड़ाए बैठा है। तेल और संसाधन पर कब्जा करने के लिए वहां की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही। आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, राजनीतिक हस्तक्षेप किया गया, मीडिया प्रोपेगेंडा चलाया गया। यह वही पुराना साम्राज्यवादी नुस्खा है। अमित जी का तर्क वेनेजुएला में अमेरिका लोकतंत्र नहीं चाहता, वह सिर्फ तेल चाहता है। अमेरिका का साम्राज्यवाद कोई नई कहानी नहीं है, यह वही पुराना खेल है। तेल के कुएं पर कब्जा, संसाधनों की लूट, लोकतंत्र के नाम पर हस्तक्षेप। इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया और अब वेनेजुएला, यह सूची लंबी है। वेनेजुएला पहला और आखिरी उदाहरण नहीं है। अमेरिकी साम्राज्यवाद की नंगई हर दशक में नए रूप में सामने आते रहे। अमित जी का तर्क फिर आता है, अमेरिका लोकतंत्र नहीं बेचता, वह हथियार और तेल की लूट बेचता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।